आज है 10 जुलाई और वक्त हो रहा है सुबह के 10:30 बजे। और आज फिर ईरान के ऊपर हमला हो गया है और ये हमला काफी ज्यादा बड़ा है। तो ईरान का चहाबार पोर्ट वहां पर हमला हुआ है, बंदर अब्बास पर हमला हुआ है, ईरान के सिरिक आइलैंड पर हमला हुआ है, जितने भी ईरान के बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं उस पर हमला हुआ है। और दोस्तों इसमें कितना भी नुकसान हुआ है अभी खुलकर बात सामने नहीं आई है। दोस्तों ईरान, ये तो आप जानते होंगे कि जितना नुकसान होता है उतना नुकसान नहीं बताता है। हमेशा ईरान अपना नुकसान कम कर कर बताता है। लेकिन ये जो हमला हुआ है, दूसरे न्यूज़ सोर्स से पता चल रहा है कि ईरान के अंदर हमला काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है। अब कितने लोग ईरान के अंदर मारे गए हैं, ये अभी तक खुलकर खबर सामने नहीं आ रही है। दोस्तों आज ही के दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को उनके होम टाउन मशाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया और उसी दौरान ये हमले हो रहे थे। दोस्तों सबसे खतरनाक हमला जो ईरान पर हुआ है वो ईरान के बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ है। अब दोस्तों ये जो बुशर न्यूक्लियर प्लांट है इसको रशिया और ईरान दोनों मिलकर चलाते हैं। इसको रशिया ने ही बनाया, यहाँ पर रशिया के एम्प्लॉयज काम भी करते हैं और इस जगह हमला हुआ है। दोस्तों अभी हमले की इंटेंसिटी क्या थी, कितना खतरनाक हमला हुआ है, ये पता नहीं चल पाया है। और अगर बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला खतरनाक हो जाता है तो मैं आपको बता दूं, ईरान की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है आसपास के टाउन की, वो इसी बुशर न्यूक्लियर प्लांट से होती है। और अगर इसको तबाह कर दिया, इस इलेक्ट्रिक ग्रिड को तबाह कर दिया, तो ईरान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से ठप हो जाएगी। ये दुश्मन जानते हैं। दूसरी तरफ मैं बता दूं, ईरान की तरफ से भी हमले करे गए हैं। ईरान ने अमेरिका के MQ-9 रीपर जो ड्रोन होता है जिसकी कीमत 30 से 35 मिलियन डॉलर होती है, उसको भी बताया जा रहा है दो अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन को गिराया है, जिसमें अमेरिका को माली तौर पर नुकसान हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो नुकसान ईरान को हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ईरान की पहले से इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है। और दूसरी तरफ ईरान के जो कमर्शियल साइट्स हैं वहाँ पर हमले हो रहे हैं। जैसे कि कल हमला हुआ था, ईरान की रेलवे लाइन पर हमला हुआ था, ईरान के ब्रिजेस पर हमला हो रहा है, जो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको टारगेट करा जा रहा है। दोस्तों जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये बात सुनकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। ये जो ईरान पर हमला हुआ है, अमेरिका ने साफ मना कर दिया है कि हमने हमला नहीं किया है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये हमला किसने किया है। अब आप सोच रहे होंगे इजराइल। दोस्तों इजराइल से तो अभी कोई बात ही नहीं हो रही है ईरान की, तो इजराइल हमला क्यों करेगा। दोस्तों कयास ये लगाया जा रहा है कि बहरीन और कुवैत की इस हमले से पहले मीटिंग हुई थी और फाइटर जेट्स आते हैं और फाइटर जेट्स के जरिए हमला हुआ है। क्योंकि अमेरिका ने जो भी हमले भी किए हैं वो फाइटर जेट से नहीं किए हैं। अमेरिका ने जितने हमले किए हैं वो मिसाइल से किए हैं। ये हमले जो हुए हैं ये फाइटर जेट से हुए हैं, फाइटर जेट्स ने आके बम गिराए हैं। तो दोस्तों ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये हमले हो सकता है कि कुवैत और बहरीन की तरफ से हुए हैं, क्योंकि ईरान ने कुवैत और बहरीन के ऊपर ड्रोन और मिसाइल अटैक किया था अमेरिका के बेसिस जहां पर हैं। इस वजह से हो सकता है कि रिटेलिएट अटैक हुआ है ईरान के ऊपर। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, खुलकर अभी कोई खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन शाम तक सारा मंजर क्लियर हो जाएगा कि ये हमला किस कंट्री ने किया है, कितने तादाद में लोगों के मारे जाने की खबर है इस हमले में। अब मैं खबर आपको ग्रीस से बता दूं। कल ग्रीस में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। F-16 फाइटर जेट जो अमेरिका के हैं वो लैंडिंग के दौरान उसमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि ग्रीस अपनी आर्मी की प्रैक्टिस कर रहा था, जो एयर प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस चल रही थी और लैंडिंग के दौरान इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और इसमें आग लग जाती है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि दोनों पायलट ने सेफली एग्जिट कर दिया था। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये F-16 फाइटर जेट की है, जिसमें लैंडिंग के बाद आग लग गई थी और आग लगने के बाद ये पूरी तरह से तबाह हो गया। तो अब मैं खबर आपको इजराइल से बता दूं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम अपना डिफेंस का बजट और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और हो सकता है कि अब की जो बजट आएगा वो 350 बिलियन शेकल का होगा। शेकल वो करेंसी है जो इजराइल में चलती है। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा बजट पास किया है नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने डिफेंस के लिए। दोस्तों इसी के साथ मैं बता दूं, नेतन्याहू ने कहा कि हम लगातार कॉन्टैक्ट में रहते हैं इलॉन मस्क के और जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि अगर टेक्नोलॉजी की फील्ड में देखा जाए तो इजराइल का कोई भी मुकाबला नहीं है। इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है और वो कह रहा है कि हम इस वजह से आगे हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी टेक जाइंट्स हैं उनके लगातार कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि इजराइल इस वक्त दुनिया में टेक की फील्ड में सबसे ज़्यादा आगे है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पुराने एक्सेस जो थे वो क्लोज हो रहे हैं और नए एक्सेस खुल रहे हैं। मतलब कि पुराने जितने भी इजराइल के देखा जाए एनिमीज थे जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, वो ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि पुराने जितने भी दुश्मन थे, जितने भी एक्सेस थे वो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन नए एक्सेस खुलते भी जा रहे हैं। मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जैसे कि यूक्रेन ने नाटो समिट में कहा था कि हमको पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का है, जो इस वक्त यूक्रेन में लगा है एयर डिफेंस सिस्टम, तो उसमें जो मिसाइल लगते हैं वो अमेरिका से ही आते हैं।
तो यूक्रेन ने कहा था नाटो समिट में कि हमको लाइसेंस चाहिए, मतलब कि ये जो मिसाइल्स हैं ये हम यूक्रेन के अंदर ही बना सकें। अमेरिका ने अभी तक ये लाइसेंस किसी को नहीं दिया है। लेकिन नाटो समिट में जब वहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी मौजूद थे, तो जेलेंस्की के बगल में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हो सकता है कि हम लोग पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स बनाने का लाइसेंस यूक्रेन को दे दें, और अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन के अंदर ही पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स बनना शुरू हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब इस बात के लिए हरी झंडी दे दी है। दोस्तों, क्योंकि रशिया के जिस हिसाब से हमले हो रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल से, उन हमलों को रोक पाना यूक्रेन के बस की बात नहीं है। यूक्रेन ने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है, जिसकी मिसाइल्स बार बार उसे अमेरिका से मंगवानी पड़ती थी। इस वजह से क्या हो रहा था कि डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, क्योंकि ये मिसाइलें उसके पास खत्म होती जा रही थी। इस वजह से उसने लाइसेंस के लिए कहा था, और बताया जा रहा है कि ये लाइसेंस देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मान भी गए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आगे क्या होता है। दोनों कंट्रीज जबरदस्त तरीके से एक दूसरे में उलझ चुकी हैं। रशिया की एनर्जी साइट्स के ऊपर यूक्रेन जो हमला कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो रशिया के अंदर ऑयल क्राइसिस आ चुके हैं। उधर यूक्रेन के अंदर इस लड़ाई से लगभग 70% लोगों की हेल्थ खराब हो चुकी है, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। दोस्तों, यहाँ जब कभी भी कहीं वॉर होती है तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की आबो हवा खराब हो जाती है, और यही हुआ है यूक्रेन में, जिसके चलते 70% लोगों की हेल्थ खराब हो चुकी है यूक्रेन में, और जिसकी वजह है ये वॉर। दोस्तों, अब मैं खबर आपको नाटो समिट से ही बता दूं। नाटो का दूसरा सबसे बड़ा मेंबर है टर्की, और टर्की ने एक ऐसा गिफ्ट दिया है नाटो कंट्रीज के लीडर को कि इस गिफ्ट को कहा जा रहा है वेरी अनयूजुअल गिफ्ट, मतलब कि बहुत ही बिजारे गिफ्ट है। और इस गिफ्ट के चलते टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। दोस्तों, गिफ्ट था एक टर्की मेड रिवॉल्वर, जिसमें लाइव बुलेट रखी हुई थी। इसको एक बेहतरीन से बॉक्स के अंदर रखा जाता है, और जिस कंट्री के लीडर को दिया जा रहा है उसका नेम उस पर इम्प्रिंट रहता है। ये गिफ्ट नाटो कंट्रीज के जितने भी लीडर आए थे उन सबको दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को भी दिया जाता है, और डोनाल्ड ट्रंप हंसते हुए इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बताया जा रहा है बहुत ही अनयूजुअल गिफ्ट था ये, जो टर्की ने पूरी नाटो कंट्रीज के लीडर को दिया है। वेस्टर्न इंडिया में अब बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। कल एक बहुत अजीब वीडियो सामने आया जिसमें दिखाया जा रहा था कि बाढ़ की वजह से चारों तरफ सिलेंडर तैर रहे थे। ये देखिए, जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये इंडिया से वीडियो आ रहा है, वेस्ट इंडिया का बताया जा रहा है वीडियो। और बाढ़ की वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं जो तैरती हुई लाल लाल चीजें देख रहे हैं, ये एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर्स हैं जो कि पानी में तैरते हुए दिखाई दिए। इस वक्त बाढ़ का खतरा कई जगहों पर इंडिया में गहराता जा रहा है। दोस्तों, बारिश और वेदर कंडीशन पूरी दुनिया में ऐसे हो रहे हैं कि अनप्रिडिक्टेबल। वेदर डिपार्टमेंट ये प्रेडिक्ट करता है कि बारिश बहुत ज्यादा होगी तो बारिश ही नहीं होती। जब वेदर डिपार्टमेंट ये प्रेडिक्ट करता है कि अल नीनो आ रहा है, अब तो सूखा पड़ जाएगा, तब इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि वेदर डिपार्टमेंट ने इसका अंदाजा भी नहीं लगाया था। तो दोस्तों, हर चीजें बहुत अनयूजुअल हो रही हैं। दुनिया में अगर देखा जाए तो हर तरफ जंग जदल का माहौल बना हुआ है। अब मैं न्यूज आपको फीफा वर्ल्ड कप से बता दूं। कल फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया, और इस जीत के साथ ही फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अब सबकी नजर सेमीफाइनल पर है, और बताया यह जा रहा है कि केलियन म्बाप्पे ने गोल्डन बूट की जो रेस हो रही है, गोल्डन बूट मतलब कि सबसे ज्यादा कौन गोल करता है इस पूरे टूर्नामेंट में, तो उस रेस में केलियन म्बाप्पे का नाम आगे आता जा रहा है। दोस्तों, अब देखिए सेमीफाइनल में क्या होता है, और फ्रांस ने तो अपनी जगह पक्की कर ली है सेमीफाइनल में। अब मैं दुनिया भर की आपको वेदर कंडीशन बता दूं। दोस्तों, यूरोप में वैसे ही गर्मी पड़ रही है जिस तरह पड़ रही थी। अभी भी बताया जा रहा है यूरोपियन कई कंट्रीज में जो टेम्परेचर है वो 40 से ऊपर चल रहा है। दोस्तों, 40 से अबव टेम्परेचर यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा है, और इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज का यही हाल है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चाइना में भी जबरदस्त बाढ़ आ रही है। कई इलाकों में वहां पर बाढ़ आ चुकी है, और वहां पर मिलिट्री भी लोगों की हेल्प कर रही है बाढ़ में फंसे हुए इलाकों से निकलने के लिए। अब दोस्तों, मैं बता दूं, इंडिया में पूरी तरह से मानसून एक्टिव हो गया है। इंडिया में यूपी के जो इलाके हैं उसमें मानसून पूरी तरह से एक्टिव है, और अल नीनो के चलते बताया जा रहा है कि कई इलाकों में अल नीनो की वजह से हैवी रेनफॉल देखा जाएगा, कई इलाकों में सूखा पड़ेगा, और कई इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ सकती है। शुक्रिया दोस्तों, मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।